चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। तेलंगाना में कोरोना की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 887 नए मामले दर्ज हुए हैं। साल 2021 में पहली मर्तबा 24 घंटों के दौरान 887 नए मामले दर्ज हुए। कल एक ही दिन में रियासत भर में 59,297 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 887 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। कल एक ही दिन में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हुई। रियासत भर में 5,511 एक्टिव मामले हैं, जिनमें 2,166 अफराद होम क्वारंटीन हैं। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में 201 कोरोना के मामले दर्ज किए गए। और वहीं कोरोना की बढ़ती वबा को लेकर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी ने एक सर्कुलर जारी किया है। जीएचएमसी के सर्कुलर के मुताबिक अहम दफातर, कमिश्नरेट, जोनल दफातर और अवामी मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। इसके अलावा दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी दूरी को बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया। जीएचएमसी के सर्कुलर के मुताबिक बाहर से दफातर में आने वाले अफराद का पहले स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा। सैनिटाइजर को भी लाजमी करार दिया गया। जीएचएमसी ने इमरजेंसी फाइलों को ही बराह रास्त भेजने, बकिया तमाम फाइलों को ई ऑफिस के जरिए भेजने का हुक्म जारी किया है। जयशंकर भूपालपल्ली जिले के महादेवपुर मंडल इड़ापल्ली में कोरोना के खौफ से मकामी लोगों ने गांव का रास्ता ही बंद कर दिया। इड़ापल्ली देहात में 28 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। इसी के बाद जिला इंतजामिया ने इलाके में कोरोना का टेस्टिंग कैंप लगाया। महकमा सेहत के अहदेदारों ने कोरोना से मुतासर अफराद को होम क्वारंटीन कर दिया। कोरोना की बढ़ती वबा को रोकने के लिए गांव के लोगों ने अपने आप को दीगर इलाकों से खुद ही अलग थलग कर लिया है। मकामी लोगों ने देहात में दाखिले के तमाम अहम रास्तों पर खारदार तार लगा दिए हैं, ताकि इस इलाके की अवाम दीगर इलाकों को न जाए और दीगर इलाकों की अवाम उनके देहात में दाखिल ना हो सके। रियासत भर में कोरोना की दूसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है और ऐसे हालात में अवाम को चौकस रहने की बेहद जरूरत है। मास्क के इस्तेमाल को लेकर सिंगारेड्डी में पुलिस की जानिब से खुसूसी शऊर बेदारी मुहिम का इनेकाद किया गया। स्पेशल ड्राइव के दौरान बिना मास्क के सड़कों पर घूमने वालों में मास्क तकसीम किए गए। जिला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी ने मास्क का इस्तेमाल करने की आवाम से अपील की। साथ ही कहा कि आइंदा पीर से अगर कोई शख्स बिना मास्क के सड़कों पर नजर आएगा तो उस पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। उमा नागार्जुन सागर का ज़िमनी इंतखाब तमाम सियासी जमातों के लिए वक़ार का मसला बना हुआ है। टीआरएस पार्टी ने इस इलाके से अपनी कामयाबी का दावा पेश किया। टीआरएस पार्टी के सोशल मीडिया कन्वीनर जगन मोहन राव ने कहा कि नागार्जुन सागर से टीआरएस उम्मीदवार की जीत यकीनी है। नागार्जुन सागर से 7 बार एमएलए जीते और 30 साल के राजकीय अनुभव है, पर नागार्जुन सागर की जनताओं ने पूरे भरोसे से 7 बार लगातार मौका दिया, पर इतने सालों में चुनाव क्षेत्र या वहां की जनता को कोई प्रकार की सहूलत या विकास में पूरे विफल हुए। 2014 के बाद मुख्यमंत्री केसीआर जी ने तेलंगाना को हासिल करने के बाद पूरे सागर में विकास की ओर पे शुरू कर 2014 के बाद पूरे नागार्जुन सागर क्षेत्र में इरिगेशन की ओर पे पूरे 60,000 एकड़ को हमारी सरकार पानी दे रही है। सिर्फ यही नहीं, नेलिकल लिफ्ट प्रोजेक्ट निर्माण पे है। यह निर्माण पूरा होने के बाद तिरुमलगिरी सागर मंडल में अतिरिक्त 30,000 एकड़ को इरिगेशन की ओर पे पानी मिलेगी और कुंकुड़शेट्टू तंडा लिफ्ट प्रोजेक्ट भी निर्माण पर है। यह निर्माण पूरा होने के बाद पेद्दापुरा मंडल और तिरुमलगिरी सागर मंडल को 7,300 एकड़ में पानी मिलेगा। ये सब हमारे सरकार आने के बाद ही शुरू हो। जब हमारे मुख्यमंत्री केसीआर जी नोमरा भगत की कैंडिडेचर डिक्लेयर करने के बाद पूरा टीआरएस पार्टी कैडर इकट्ठा होकर के भगत को जिताने के लिए आगे बढ़ रहे हैं मेहनत से। नोमला भगत एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, वो लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और तेलंगाना की हाईकोर्ट में वो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरे नागार्जुन सागर के इतिहास में पहली बार हमारी सरकार ने 2 म्युनिसिपैलिटीज की निर्माण किया। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी
रामचंद्र राव जी। रामचंद्र राव जी, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और आपसे यही जानना चाहेंगे, लगातार नागार्जुन सागर असेंबली सीट पर हमारी नज़र बनी हुई है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो यहाँ पर पूरा दमखम लगा रही हैं। बीजेपी के लिए किस तरह से इस सीट के लिए क्या कुछ प्लान्स हैं? पहले तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नागार्जुन सागर के बाई इलेक्शन में बहुत अच्छी तरह से अपना जो ये परफॉर्मेंस देने वाली है, अच्छी तरह से देने वाली है। एक बात यह है कि हमारे जो कैंडिडेट है वो एक डॉक्टर है और एक ट्राइबल कम्युनिटी से अपना संबंध रखते हैं। दूसरी बात एक जवान है, नौजवान, और वहाँ के लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अभी जो दुब्बाका में जो चुनाव हुए थे, जो हाल ही में जो एमएलसी के जो चुनाव हुए और जीएचएम में हुए, तो उसमें जो प्रदर्शन जो एमएलसी के इलेक्शन हार भी सकती है, लेकिन इसमें थोड़े जो डिफरेंस था बहुत कम था और काफी मतलब जो सरकारी तौर से कई तरह से जो मिसयूज किया गया था गवर्नमेंट मिशनरी का। लेकिन नागार्जुन सागर में जो भी वहाँ स्थिति है, एक तो है कि टीआरएस गवर्नमेंट के जो प्रति जो लोगों का एक आक्रोश है, लोगों का गुस्सा है, क्योंकि 6 साल होने के बाद भी आज लोगों की जो परिस्थिति है उसी तरह से है। वहाँ के जवानों को कोई नौकरियां नहीं मिली है। वहाँ के जो अभी जो प्रोजेक्ट, अभी हमारे दोस्त ने कुछ प्रोजेक्ट के नाम बताए थे, 6 साल से ये बता रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को, किसानों को भी कोई राहत नहीं मिली है। कई किसान उसी प्रांत के लोग जहाँ वहाँ पर हैं, वहाँ के लोग आज सुसाइड भी कर चुके हैं, किसान वहाँ के जी। आज किसी तरह से आज जो भी चुनाव है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री जी वहाँ पर जाकर कुछ मतलब स्कीम्स के ऐलान किए हैं, कुछ म्यूनिसिपालिटीज को पैसे देने का ऐलान किया है। लेकिन ये सब जो है जनता के जो मन में जो 6 साल से तेलंगाना बनने के बाद इसका जो पिछड़ापन है, इस प्रांत का जो पिछड़ापन है, अभी भी पिछड़ा ही है। नागार्जुन सागर एक बहुत बड़ा डैम है और विश्व में प्रख्यात डैम है, लेकिन वहाँ के लोग आज भी गरीब हैं। वहाँ पर आज वहाँ के रामचंद्र राव जी, आपकी तमाम बातें हमने सुनी, लेकिन लगातार चूंकि इस मुद्दे पर हम अपने प्रोग्राम में लेकर बात करते रहे हैं, टीआरएस के जब लीडर से हमने बात की थी, उन्होंने कहा था कि तरक्की के लिए बहुत कुछ किया गया। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर चुकी है। कांग्रेस का भी ये दावा है कि यहाँ के लिए बहुत कुछ उनके भी प्लान्स हैं। कहीं ना कहीं टीआरएस इस बात को लगातार सामने ला रही है कि वो नागार्जुन जो इलाका है उसकी तरक्की के लिए काम करेगी। इसको बीजेपी किस तरह से लेकर जाएगी पब्लिक के बीच? हम तो ये समझते हैं कि कांग्रेस जो इससे पहले हमारे जो बुजुर्ग लीडर हैं वहाँ के जाना रेड्डी साहब, जो कांग्रेस से कई बार उस चुनाव क्षेत्र से अपना प्रतिनिधि दे चुके हैं, लेकिन उस चुनाव क्षेत्र में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बहुत पिछड़ा एक स्थान बन गया है, एक स्थल बन गया है और 6 साल से ये प्रांत भी पिछड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले यही पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के प्रांत के लोगों को 6 साल से वहाँ के किसानों को आज सिंचाई अभी तक क्यों नहीं मिली है? अभी इतना बात कर रहे हैं, हमने वो लिफ्ट इरिगेशन बनाया, ये लिफ्ट इरिगेशन बनाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो भी इससे पहले नरगुना डिस्ट्रिक्ट था और वहाँ का जो प्रांत है बहुत पिछड़ा हुआ, नागार्जुन सागर पास में रहते हुए भी। एक बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसको उस प्रांत को डेवलप नहीं कर सकी। दूसरा जो है आज टीआरएस पार्टी भी उस प्रांत को पिछड़ा रखी है, पिछड़ापन ही वहाँ पर है और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इस पिछड़ेपन को 6 साल से तेलंगाना आने के बाद भी वहाँ के लोगों की जो आशा थी कि हमारे जिंदगी में बदलाव आएंगे, आज बदलाव वो देख नहीं सक रहे। वहाँ के कितने आज वहाँ पर आज बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल और कॉलेज का निर्माण किया आप लोगों ने। जी बिल्कुल। रामचंद्र राव जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, नागार्जुन सागर हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं खासतौर पर अगर हम, अब गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में हैदराबाद के लोगों को पीने के पानी की दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। इसके लिए क्या कुछ खास प्लान है? और दूसरी बात, यंगस्टर्स जो नौजवान हैं उनके लिए क्या कुछ खास? तो वही बता रहा हूँ कि वहाँ के नौजवान लोगों को आज नौकरी के, क्यों मैं जैसे बताया मैंने कि बहुत पिछड़ा स्थल है और वहाँ के जो पॉपुलेशन है कम से कम 30,000 से ज्यादा लोग वहाँ पर
शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, लंबाड़ा कम्युनिटी के लोग हैं, और आज शेड्यूल्ड ट्राइब को जो 10% रिजर्वेशन आना चाहिए, वो 10% रिजर्वेशन ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही है? सिर्फ 6% दे रही है, और ये 10% देना काम जो है पॉपुलेशन के हिसाब से वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। दूसरा बात ये रही कि जो नागार्जुन सागर से फेज 1, फेज 2 और फेज 3, ये तीनों से हैदराबाद सिटी को पानी आता है, और पानी के लिए भी जो है वहां से जो हमको जो पानी आना चाहिए वहां से, उस पानी का जो प्रोजेक्ट है वहां का फेज 1, फेज 2 के निर्माण के बाद भी आज फेज 3 से जो पानी हमें आना चाहिए वो पूरी तरह से हैदराबाद नहीं पहुंच रही, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो अपना जो ज्यादा जो इम्पोर्टेंस जो है, ज्यादा जो उनका जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो ज्यादातर कालेश्वरम और गोदावरी के साइड पे ज्यादा दे रही है, और ये कृष्णा नदी के जो ऊपर जो बने हुए प्रोजेक्ट है इसके ऊपर गवर्नमेंट की ध्यान जो है कम है। अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में वो पोर्ट में जो आंध्रा गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स अपने पानी ले जा रहे हैं अपने यहाँ से, जो इलीगल पानी ले जा रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं कि आज उसके कारण नागालैंड सागर में पानी कम आ रहा है, और इससे जो है हैदराबाद को ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। और साथ ही नागार्जुन सागर के साथ में लगे हुए जो 2-3 लाख एकड़ जो है वहां पर, उनको भी पास सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा वहां पर। जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि नागार्जुन सागर के पास में बिल्कुल आपने अपनी बात रखी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे रामचंद्र राव जी कि बीजेपी के पास यहाँ हारने के बाद कोई उसका गम नहीं है, लेकिन अगर जीत जाती है तो कहीं ना कहीं दोबाग की जो उसकी शानदार कामयाबी रही उसको जरूर दोहराना चाहेगी। नहीं, हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमने दुबाग में अपने जो प्रदर्शन दिया था उसको हमें यहाँ पर दोहराया जाए, और यहाँ के लोग जो है, यहाँ की जनता जो है, आज भारतीय जनता पार्टी, मैं ये भी बता दूंगा वहां की भारतीय जनता पार्टी हमारे संस्थागत रूप से या किसी रूप से वहां पर ये स्ट्रांग नहीं है, बहुत थोड़ा वीक है वहां पर हमारी कॉन्सेप्ट, लेकिन आज जनता का बल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति वहां के नौजवानों में, वहां के महिलाओं में, वहां की जनता जो है आज भारतीय जनता पार्टी को वो आदर करने के लिए, उसको स्वागत करने के लिए तैयार है। वहां पर आज हमारी स्थिति नागार्जुन सागर में जीत की स्थिति में बदलने के बहुत हम पास में है, और आज अगर हम जिसको सीट को जीतते हैं तो आने वाले दिनों में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और इसका हम दावा जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आज दुबाका जीतने के बाद वो भी पिछड़ा इलाका है, और नागार्जुन सागर जीतने के बाद भी जो देहात रामचंद्र राव जी, तो आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपनी पार्टी की जीत के दावे को यहाँ पर दोहराया है, और न सिर्फ नागार्जुन असेंबली सीट की बात की बल्कि आपने आगे के लिए भी अपनी पार्टी के लाए अमल को हमारे तमाम नाज़रीन के सामने रखा। बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए, न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला को मकतूब तहरीर करते हुए बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिदा लड़ाई पर जोर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अपोजिशन मुत्तहिद होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़े। उन्होंने कहा कि बीजेपी जमहूरियत और दस्तूर पर आए दिन हमले कर रही है, इसी की वजह से जमहूरियत कमजोर पड़ती जा रही है। ममता बनर्जी ने केसीआर, जगन के अलावा सोनिया गांधी, झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन, एनसीपी सदर शरद पवार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डीएमके चीफ स्टालिन, उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक, आरजेडी चीफ तेजस्वी यादव, एसपी चीफ अखिलेश यादव, पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती के अलावा एनसी चीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी मकतूब तहरीर करते हुए बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिदा होने पर जोर दिया है। रियासती हैंडलूम और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की जानिब से तैयार करदा पोर्टल ई गोलकुंडा का रियासती वजीर केटीआर ने इफ्तिताह किया। प्रगति भवन में पोर्टल का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि दस्तकारों की जानिब से तैयार करदा उम्दा नमूनों और दस्तकारी अशिया को फरोग दिया जाए। उन्होंने कहा कि आलमी मेयार का ई मार्केट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ही ये पोर्टल तश्कील दिया गया है। इसके जरिए अब मुल्क के किसी भी कोने से, किसी भी हिस्से से दस्तकारी की अशिया ऑनलाइन खरीदी जा सकती है। बीजेपी लीडर विजया शांति ने आज नामपल्ली कोर्ट में हाजिरी दी। दरअसल साल 2012 में महबूबनगर में जलसे आम मुनक्किद किया गया था। पुलिस की इत्तला के मुताबिक इस जलसे के लिए इजाज़त नहीं ली गई थी,
4 दिन पहले नामपल्ली कोर्ट ने विजयशांति को नोटिस जारी करते हुए अदालत में हाजिर होने की बात कही। आज विजयशांति ने नामपल्ली कोर्ट में हाजिरी दी और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विजयाला केसीआर बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। तेलंगाना जुहतकारों को परेशान करने के लिए अदलिया का सहारा लिया जा रहा है। हम केसीआर की नाकाम सियासत से खौफजदा होने वाले नहीं हैं। 2012లో అప్పుడు నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నాను. కేసీఆర్ ఆయన అధ్యక్షుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ, ఆయన మీటింగ్ పెట్టారు, నన్ను ప్రచారం చేయమన్నారు. సో నా డ్యూటీ ప్రచారం చేయడం. అక్కడ పర్మిషన్ ఉందా లేదా అన్నది కేసీఆర్ చూసుకోవాలి, పార్టీ ప్రెసిడెంట్గా ఆయన చూసుకోవాలి, నాకు సంబంధం ఏంటి? ఇది 2012లో జరిగింది. ఇప్పుడు 2021 అంటే 12 నుంచి ఇన్ని సంవత్సరాలు నిద్రపోతున్నారా? ఎందుకు? కేసీఆర్ కావాలని ఉద్యమకారిణి మీద, తెలంగాణ కోసం కొట్లాడిన మనిషి మీద ఇలా కేసులు పెట్టాలి, వేధించాలి అని చూస్తున్నాడు. దొరగారు, దొర విజయశాంతి ఎప్పుడు భయపడదు, రామలమ్మ ఎప్పుడు భయపడదు. ఉద్యమం చేస్తున్నప్పుడే జైలుకి వెళ్ళాం, పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరిగాం, కోర్టులకు వెళ్ళాం, అనేక కేసులు పెట్టినా మేము ఎదుర్కొన్నాం. ఇవాళ మీరు కావాలని మా మీద ఒక సాడిస్ట్ లాగా కేసులు పెడుతుంటే భయపడే ప్రసక్తి లేదు. ఏదైనా నేను ఎదుర్కొంటాను, ఎందుకంటే చట్టాన్ని గౌరవించే మనిషిని నేను. ఎవరికి భయపడను, దేనికి భయపడను. చట్టం మీద నాకు ఆ గౌరవం ఉంది. वक्त एक ब्रेक का।